सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस में आज यहाँ पर पार्ट 2 को हम पढ़ने वाले। पार्ट 1 में हमने 80 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था और यहाँ जितने भी क्वेश्चंस इसके बाद बचे हैं आज पार्ट 2 में सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को कहां से सीखता है? बच्चा एक परिवार में जन्म लेता है, उसके बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर में उसके माता पिता होते हैं, उससे बड़े उसके भाई बहन होते हैं, तो सभी लोग मिलकर के एक सामाजिक वातावरण बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया को सबसे पहले परिवार से सीखता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो विद्यालय में जाना शुरू करता है, तो वहां से भी उसको उसके अंदर धैर्य रखने की प्रवृत्ति, सहायता करने की प्रवृत्ति, ये सब डेवलप होती है और उसकी रुचियां भी कहीं ना कहीं सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्यालय, परिवार और रुचियां तीनों। क्वेश्चन नंबर 82 है, बुद्धिलब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है? तो आप सभी को पता है कि विनय है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, 50 से 69 बुद्धिलब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? दुर्बल बुद्धि, जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि या मंद बुद्धि? तो 50 से 69 बुद्धिलब्धि वाले बालकों को दुर्बल बुद्धि श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि कम होती है औसत बालक से, यानी कि सामान्य बालक से, प्रतिभाशाली बालक से या समस्यात्मक बालक से, या इनमें से कोई नहीं? तो औसत या सामान्य बालक से कम होती है मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? तो दोस्तों, मानसिक रूप से मंद बालकों की पहचान के लिए 3 प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से शैक्षिक, सामाजिक और व्यवहारिक होते हैं। ठीक है, परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 86 है, सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो हम सभी को पता है कि 90 से लेकर के 110 के बीच होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सा के साथ ही हम जाएंगे। ठीक है, 90 से 100 दिया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि है तो 140 से अधिक होती है टरमन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 88 है, 85 से कम बुद्धिलब्धि होती है पिछड़े बालकों की, मंद बुद्धि बालकों की, अ और ब दोनों या इनमें से कोई? तो 85 से कम इन दोनों की ही बुद्धिलब्धि होती है, पिछड़े बालकों की भी और मंद बुद्धि बालकों की भी। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये किया था 1905 में और ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हो। अब क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना डब्ल्यू वुंट ने की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल का जो विकास है ये अमेरिका में किया गया था, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है किसके अंतर्गत? विशिष्ट शिक्षा, मुख्य धारा, समन्वित शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन पहले भी आप देख चुके हो पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 93 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय कब उदय हुआ? मानवीकरण की, संस्था रहित शिक्षा की, समवेश की या उपरोक्त सभी की? तो राइट आंसर है मानवीकरण की। क्वेश्चन नंबर 94 है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है, जो अच्छी निर्देशन सेवा होती है वो बालक को केंद्र में रख करके दी जाती है बालक को सिखाने के लिए। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक केंद्रित नहीं होगा ना समाज केंद्रित होगा, जो बच्चे के हित के लिए होगा, बच्चे को ध्यान में रख करके ही उसको हम निर्देशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है, परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96 है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में मंडलीय मनोविज्ञान केंद्रों की संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निरीक्षण के प्रकार हैं 1, 2, 3 या फिर 4? तो दोस्तों निरीक्षण के टोटल 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, गैर सरकारी संगठन यानी कि जो एनजीओ हैं जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वही चीज है एनजीओ कहते हैं, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक, अनौपचारिक, उपयोग दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है दोस्तों औपचारिक माध्यमों का, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं,
परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं उपबोध्य, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 101 है सामान्य बच्चे होते हैं। तो सामान्य बच्चों की जो आईक्यू या बुद्धिलब्धि होती है वो 90 से लेकर के 110 के बीच होती है। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2016 के एग्जाम में सब प्रश्न पूछे हुए हैं यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 102 है किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया? हैबिट ने, हीवर्ड ने, क्रो एंड क्रो ने या क्रिक ने? तो दोस्तों राइट आंसर है हेविट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 103 है आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में या 5 वर्गों में? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से या किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उत्तल लेंस की सहायता से ऐसे बच्चे पढ़ पाते हैं। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान के बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य या उपयुक्त तीनों में? तो कहीं भी हो सकता है, कर्ण में दोष या कान में दोष। क्वेश्चन नंबर 106 है निम्नलिखित में कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब या पांव फिरा? तो हकलाना ये अस्थिबाधित बच्चे का की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये तो वाक दोष में आ जाएगा। तो ये भी देखिए ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो 140 से अधिक होती है। आप देखिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, सब 16 में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 108 है निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की एक प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? जोन्स का, शिक्षा आयोग का, रायबर्न का या स्किनर का? तो दोस्तों ये कथन है स्किनर का। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है परामर्श का अभिप्राय 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो दोस्तों ये कथन है कार्ल रोजर्स का। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है किस माध्यम से? गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से या कहानी के माध्यम से? तो वार्तालाप के माध्यम से। ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है परामर्श और निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो इलाहाबाद या प्रयागराज में? ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो दोस्तों परामर्श और निर्देशन का जो काम है जो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ होते हैं, ये उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है विद्यालय में दास अवरोध की समस्या, यहाँ पर हरास होगा। हरास और अवरोधन की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन या निर्देशन एवं परामर्श? तो राइट आंसर होगा निर्देशन एवं परामर्श। हरास और अवरोधन का मतलब ऐसे बच्चे जो, हरास का मतलब जो बच्चे कुछ दिन स्कूल आते हैं फिर स्कूल आना बंद कर देते हैं, और अवरोधन का मतलब कि उनकी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हो गया, एक ही कक्षा में बार बार पढ़ रहे हैं, हर साल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। निर्देशन और परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, या क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 115 है पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर कितना होता है? दोस्तों जो पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चे हैं यानी कि जिन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है, ऐसे बच्चों का जो डेसिबल स्तर होगा वो 90 से ऊपर होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर 90 से 100 डेसिबल लिखा हुआ है, तो 90 से ऊपर होगा। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण मतलब ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी सुनाई नहीं देता, पूर्ण रूप से श्रवण बाधित है। क्वेश्चन नंबर 116 है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को हमने 4 भागों में बांटा है, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। अलग अलग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, श्रवण बाधित बच्चे हैं, शारीरिक रूप से, इसके अलावा मानसिक रूप से, पिछड़े बालक, अपवंचित बालक, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 117 है टैट के द्वारा परीक्षण किया जाता है शैक्षिक, मानसिक, व्यक्तित्व या इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्तित्व का परीक्षण है टैट परीक्षण, थीमेटिक अपेरेंट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 118 है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की क्या समस्या होती है? भाषा तथा वाणी की समस्या, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं या उपरोक्त सभी?
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 119 है, अस्थि बाधिता के कारण है जन्मजात दुर्घटना, बीमारी या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कोई भी हो सकता है उपरोक्त सभी। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 120 है, वाक दोष के प्रकार हैं। तो जो वाक दोष है वो 6 प्रकार का होता है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। तो ये अलग अलग 6 प्रकार होते हैं। इसमें प्रक्रियात्मक, उच्चारात्मक दोष यानी कि उच्चारण संबंधी दोष हो सकता है, हकलाना, आवाज की समस्या, अंगीय वाणी के दोष, कम सुनने वाले बालकों के साथ वाणी की समस्या, देर से बोलने का विकास, ये सब दोस्तों प्रमुख 6 भागों में इनको बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 121 है, मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर कितना होता है, यानी कि जो कुछ हद तक सुन पाते हैं, ऐसे बच्चे जो मंद बाधित होते हैं, मंद श्रवण बाधित होते हैं, तो उनके सुनने का डेसिबल स्तर कितना होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 55 से 69 डेसिबल, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, सामान्य बच्चों की आईक्यू होती है। तो यहाँ पर देखिए 91 से 115 दिया हुआ है, 90 से 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हम लगाएंगे 90 से 100 को, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियां सभी की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, ही बर्ड का, हेविट एवं फॉर्नेस का या क्रिक का। तो राइट आंसर है ये हेविट और फॉर्नेस का कथन है। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 124 है, परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन किसका है? ये दोस्तों ये जो कथन है ये रूथ स्ट्रैंग का है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 126 है, स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है स्वास्थ्य की सुरक्षा से, ज्ञानार्जन से, सामाजिक संबंधों से या विभिन्न व्यवसायों से। तो राइट आंसर है स्वास्थ्य सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 127 है, पुस्तक अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो किताब है इसके लेखक है हेमिंगहर्स्ट, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2017 में ही पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर आप सब देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 128 है, मनोवैज्ञानिक किक ने सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार क्या बताया? खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा या बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। तो बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति के द्वारा सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान बताई थी। क्वेश्चन नंबर 129 है, समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है कैसे? निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी के द्वारा। 2017 में सबके सब प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, सामूहिक परीक्षण होता है शाब्दिक, अशाब्दिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सामूहिक परीक्षण दोनों ही प्रकार का होता है, शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी होता है और जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी होता है। तो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोनों ही कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, अच्छी निर्देशन सेवा कैसी होती है? 2017 में पूछा गया है, 16 में भी, फिर देखिए 18 में भी पूछा गया है। तो बाल केंद्रित होती है, जो बच्चे को केंद्र में रख करके बनाई जाए या दी जाए। क्वेश्चन नंबर 133, टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों सामान्य बालकों की जो बुद्धिलब्धि है वो 90 से लेकर 110 के बीच होती है। ये क्वेश्चन कम से कम आप 10वीं बार देख रहे होंगे, घूम घूम करके वही क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? तो समुदाय शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना, इसको इंग्लिश में हम कम्युनिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में या उपयुक्त सभी में। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी में। 2018 में पूछे हुए प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 136 है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 137 है, सांकेतिक भाषा हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे के लिए, श्रवण बाधित बच्चे के लिए, विकल्प आ और बा दोनों के लिए। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्रवण बाधित बच्चे के लिए, जो सुन नहीं पाते उनके लिए हम सांकेतिक भाषा हाथों से इशारा करके या चेहरे का इशारा करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, निर्देशन का प्रकार नहीं है शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन। तो लिखित निर्देशन नहीं होता है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे बच्चों को अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है? श्रवण बाधितों को तो होती है, दिक्कत होती है पढ़ने में, अस्थि बाधितों को भी होती है, दृष्टि बाधितों को भी होती है, लेकिन प्रतिभाशाली बालकों को नहीं होती है। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 140 है, विकृत बालकों को बनना चाहिए परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकृत बालकों को बनना चाहिए आत्मनिर्भर, सभी बच्चों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 141 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो निःशक्त बच्चों की शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, हकलाने के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, उपयुक्त दोनों। यानी कि जो हकलाने का कारण हो सकता है वो हो सकता है वंशानुक्रम हो बच्चे का या वातावरण के द्वारा भी उसको दिया गया हो। ठीक है, तो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है? तो निर्देशन देना, परामर्श देना, शोध कार्य करना, ये सभी है। तो ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, वाक दोष के प्रमुख प्रकार हैं? तो वाक दोष मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है 6 प्रकारों को। तो ये देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, निर्देशन और परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। यानी कि ऑप्शन सा जो है विकल्प अ और ब दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा? सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, कार्यशील बच्चे, HIV पॉजिटिव बच्चे या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 147 है, पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या नई दिल्ली? तो ये उड़ीसा में स्थित है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 148 है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय पुनर्वास परिषद की जो मुख्य रूप से कागजी रूप से इसको हम कह सकते हैं स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1993 में। ठीक है, कहीं कहीं 1986 दिया, तो ये उस समय केवल पंजीकृत था, ये स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन द ही है 1993। क्वेश्चन नंबर 149 है, अस्थि बाधिता के कारण है जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी या उपरोक्त सभी? तो इसमें से कोई भी कारण हो सकता है। ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं स्पर्श द्वारा, श्रवण द्वारा, अ और ब दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं दोस्तों स्पर्श द्वारा और श्रवण द्वारा भी। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा, यानी कि कुछ छू करके, महसूस करके भी और सुन करके भी वो जान जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यह परिभाषा किसने दी है? वॉकमैन ने, गार्डन ने, आंटो ने, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर जाएगा गार्डन ने। क्वेश्चन नंबर 152 है, दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही हो सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन द जो है ये, ऑप्शन सा जो है दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 153 है, साइको गैल्वनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। साइको गैल्वनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का प्रयोग कहाँ किसके लिए करते हैं? ऑडियो मतलब सुनने के लिए। तो इसमें से कौन सुनना चाहेगा? श्रवण बाधित बच्चा, अस्थि बाधित बच्चा, दृष्टि बाधित बच्चा या उपरोक्त सभी? दोस्तों यहाँ देखिए, जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ ऐसी मशीनें बनाई जाती हैं जिससे उन्हें सुनने में आसानी हो। तो ऑडियो की वजह से ही यहाँ पर हम ऑप्शन आ को ही लगाएंगे सही श्रवण बालकों पर। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन आपके एग्जाम में पूछ लिया था। ठीक है, तो ऑडियो के आधार पर ही यहाँ पर हम ऑप्शन आ को सही लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 154 पे आते हैं, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि 140 से ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 155 है, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो 1905 में किया था सबसे पहले। ये सब 2021 में पूछे हुए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है, किसी बालक के अपराधी बनने के कारण क्या हो सकते हैं? वातावरणीय कारक, वंशानुक्रम, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किसी बालक के अपराधी बनने के कारण वातावरण और वंशानुक्रम दोनों हो सकते हैं। हो सकता है परिवार में ऐसा रहा हो या उसके आसपास का वातावरण ऐसा रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर। समावेशी बालक समूह बनाते हैं समांगी, असमांगी, विषमांगी या उपरोक्त सभी? तो समावेशी बालक विषमांगी समूह बनाते हैं, क्योंकि कोई श्रवण बाधित है, कोई अस्थि बाधित है, कोई प्रतिभाशाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158 है, लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? तो ये 1809 में हुआ था फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 159 है, ब्रेल लिपि पर कितने बिंदु होते हैं? बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि 6 बिंदु बने होते हैं उभरे हुए। क्वेश्चन नंबर 160 में आते हैं, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय
शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? हरिद्वार में, आगरा में, देहरादून में या कानपुर में? तो दृष्टिबाधित, तो द से दृष्टि, द से देहरादून। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो ये देखिए 2021 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके सारे के सारे यहाँ पर जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे सब खत्म हो गए पवन सीरीज के। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ, अगर आप चाहते हो कि आपको आठों के आठों विषयों के नोट्स मिल जाए, हाथों से लिखे हुए सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी ऐप। ऐप पर जुड़ करके आप सारी की सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लिंक न मिल रही है किसी भी सब्जेक्ट की तो भी आप पूछ सकते हो, आपको हम रिप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, अपनी कोई भी समस्या हो तो उसको भी बता सकते हैं। तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच, क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए और सारे के सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।